शुरू करें। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे आवाज, स्क्रीन एवरीथिंग इज फाइन? अरे चलो, लेट अस बिगिन। बिजनेस लॉज में यूनिट नंबर 3 अपन ने कंप्लीट किया था। आज पढ़ने के पहले अपन ये कवर करेंगे कि अपने को आंसर्स जो है वो कैसे लिखना है। आपको जो टेस्ट पेपर्स मिले थे वो देखे थे आपने? उसके आंसर्स देखे थे कैसे, मतलब होना चाहिए था बुक में से, मॉड्यूल में से? ठीक है, चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं अपन लॉ के आंसर्स की। देखो, लॉ में आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो दो टाइप के मेन क्वेश्चंस आते हैं। एक आते हैं डायरेक्ट या थियरी क्वेश्चन जिसको अपन बोलते हैं, दूसरे आते हैं केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले तो इनका मतलब क्या है? थियरी या डायरेक्ट क्वेश्चंस मतलब क्या? डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, स्टेट द पॉइंट्स ऑफ दिस, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, या फिर what factor signifies the relationship of dominance exist, या फिर what are the essentials of fraud, what are the essentials of wagering agreement, state the transactions which are considered which are like wager but not considered as wagering। कौन से देखे थे अपन ने वो 3-4, याद है क्या कल? जो वेजरिंग के जैसे लगते हैं बट एक्चुअली है नहीं, वो तो है वेजरिंग। जो वेजरिंग के जैसे लगते हैं बट है नहीं, चिट फंड, राइट, और एथलेटिक कंपटीशन या स्किल वाला कंपटीशन, वो सारी चीजें। तो उसमें आपको जो आंसर लिखना है वो डायरेक्ट पॉइंट वाइज लिख देना है, राइट। उस पर अपन बाद में आते हैं और डिटेल में। अभी बात करते हैं पहले केस लॉ बेस्ड टाइप आंसर्स की। केस लॉ बेस्ड आंसर, या मैं बोलूं क्वेश्चंस आपको जो आते हैं वो क्या आते हैं, कैसे आते हैं? आपको जो है एक क्वेश्चन दिया रहेगा इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी और अ केस। ऐसा ऐसा एक पर्सन ने ऐसा किया है दूसरे के साथ में, या फिर एक पर्सन के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, या फिर ये गिवन सर्कमस्टांसेस है, राइट। बेस्ड ऑन दिस क्या आपका आंसर रहेगा, क्या ब्रीच रहेगा, क्या वो जो बेस्ड ऑन द प्रोविजन जो वो पूछना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको आंसर पूछा जाएगा। अब यहां पर जो अपने को आंसर लिखना है, सबसे पहली बात आती है उसमें फॉर्मेट की। अभी अपन बात कर रहे हैं केस लॉ बेस्ड वाले की। केस लॉ बेस्ड वाले क्वेश्चन में आपका जो आंसर का फॉर्मेट होना चाहिए वो मेनली 3 हिस्सों में डिवाइडेड रहता है। पहला प्रोविजंस, दूसरा फैक्ट्स, एंड तीसरा एनालिसिस एंड कंक्लूजन, या सिर्फ कंक्लूजन लिखते हैं इसको मोस्टली। एनालिसिस एंड कंक्लूजन भी आप लिख सकते हो, वो आता है आपका थर्ड पार्ट। क्या क्या है ये प्रोविजन, फैक्ट्स, एनालिसिस? सबसे पहले प्रोविजंस। प्रोविजन में क्या आता है? वो जो आपको केस लॉ दिया हुआ है, वो सिचुएशन में जो पूछा गया है उस पर कौन सी प्रोविजन अप्लाई होती है, कौन सी प्रोविजन अप्लाई होती है, ये आपका आएगा प्रोविजन में। फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या है? फैक्ट सबसे सिंपल चीज, क्वेश्चन का ही रिपीट।
आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही आपको डेटा वापस लिखना है। इन द गिवन केस वी हैव दिस 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 एक्सेट्रा। एंड आखिर में ये जो प्रोविजंस है ये इन फैक्ट्स को अप्लाई होकर के कैसे हमारा एनालिसिस होकर के कंक्लूजन क्या निकलता है, ये आपका है मेन आंसर। ये रहता है मेन आंसर। एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं अपन। पेज नंबर कौन सा था वो? क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक बार पढ़ो बना सब लोग। क्या बोल रहे हो क्वेश्चन में? क्वेश्चन पढ़ के हुआ क्या सबका? आंसर एक वर्ड में बताओ, उधर मत देखो, एक वर्ड में आंसर बताओ। क्या है उसका आंसर? whether Ashwin can enforce the cashier to sell at the discounted price of 40,000? No. Perfect. क्यों? वो क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर है, राइट? अब क्वेश्चन लिखते टाइम पर आंसर लिखने के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी है? अपना ये आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई किया अपन ने कौन सी प्रोविजन एप्लीकेबल है, राइट? ये आती है सबसे पहली चीज। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा अच्छे से? ये आइडेंटिफिकेशन तभी हो पाएगा जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे, राइट? जो कि अपन क्लास में कवर करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक बार हो जाए तो आपके लिए आइडेंटिफिकेशन थोड़ा इजी हो जाता है। अब आते हैं आंसर पर। केस क्या बोलता है? अश्विन गोस टू सुपरमार्केट टू बाय एसी। ही सिलेक्ट्स अ एसी हैविंग प्राइस टैग 40,000 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 3,000. Ashwin reaches the cash counter to make the payment, but cashier says कि नहीं sir, discount was up to yesterday. There is no discount from today, hence you have to pay 43,000. Ashwin got angry and insisted for 40,000. State whether क्या वो enforce कर सकता है to sell at discounted price. अब यहाँ पर प्रोविजन अपन ने बोला कि काय क्या आएगी? इन्विटेशन टू ऑफर क्या आएगी? जो कैशियर है, जो सेलर है, वो मना कर सकता है। प्रोविजन क्या आ गई? एन इन्विटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर। Quotations, menu cards, price tags, advertisements in the newspaper for sale are not offered. These are merely invitations to the public to make an offer. An invitation is an act precedent to making an offer. Acceptance of an invitation does not result in contract and only an offer emerges in the process of negotiation. जो invitation to offer है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स लिखनी पड़ेगी। दूसरी चीज आती है फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या है? पढ़ो बना। इन द इंस्टेंट केस अश्विन रीचेस सुपरमार्केट एंड सिलेक्ट्स एन एयर कंडीशनर विद अ डिस्काउंटेड प्राइस टैग 40,000. कैशियर रिफ्यूजेस टू सेल एट डिस्काउंट सेइंग डिस्काउंट इज क्लोज फॉर टुडे, रिक्वेस्ट टू मेक द फुल पेमेंट, बट अश्विन इंसिस्ट ऑन परचेजिंग एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। ये क्या है? क्वेश्चन का ही रिपीटेशन है, राइट? अब ये वाला जो पार्ट है ये है आपका एनालिसिस का। एनालिसिस का पार्ट आपके कंक्लूजन में भी आप इंक्लूड कर सकते हो,
फैक्ट्स के बाद में भी ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हो। जनरली एनालिसिस ऐसा अलग से हेडिंग देकर के कोई लिखता नहीं है, आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। On the basis of above provisions and facts, the price tag with air conditioner was not offered. It is a merely an invitation to offer. जो ऊपर दिया हुआ है वो एक ऑफर नहीं है, it is just an invitation to offer. Hence, it is Ashwin who is making the offer, not the supermarket. Cashier has the right to reject Ashwin's offer, and therefore Ashwin cannot enforce cashier to sell at discounted price. जैसा उन्होंने पूछा है अपने को, पूरा अपने को डिटेल समझा करके ऐसा ऐसा हो करके ऐसा होगा, ये लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, राइट। अब यहां पर जो लैंग्वेज दी हुई है, सर लैंग्वेज ऐसी की ऐसी ही चाहिए क्या? ऐसी की ऐसी नहीं चाहिए, पर ऐसी भी नहीं चाहिए कि एकदम ही वो क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत ही बेसिक या बहुत ही इमैच्योर टाइप लैंग्वेज लगे, ऐसी भी आपकी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत जब आप पढ़ रहे हो तब कॉन्शियसली पढ़ो कि उनकी लैंग्वेज कैसी लिखी हुई है, वो क्या बोल रहे हैं, कैसा सेंटेंस उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, और ट्राई करो कि वैसा कंस्ट्रक्शन अपने सेंटेंसेस का हो। कीवर्ड्स आने जरूरी है, जैसे इनविटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर, ये चीज तो आनी ही चाहिए क्योंकि वही तो अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। ऐसे आपको आंसर लिखना है। और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 क्विकली एक बार पढ़ेंगे सब लोग। क्या लग रहा है वन वर्ड आंसर? क्यों, क्या कॉन्सेप्ट है? क्या हुआ, मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन था जिस पर who has been fighting long drawn litigation with Mr. Y, X और Y के बीच में झगड़ा चल रहा था, केस चल रहा था। To support legal campaign, he enlisted the services of Mr. C, judicial officer, stating 10 lakhs would be paid to him if he does not take a brief of Mr. Y. काइंड ऑफ X ने एक ऑफिसर को बोला कि आप जो है Y का पक्ष मत सुनो, राइट, थोड़ा सा इम्पार्शियलिटी काइंड ऑफ ऐसा करके मेरे हक में जो है काम करो। मिस्टर सी अग्रीज बट एट द एंड मिस्टर एक्स रिफ्यूजेस टू पे मिस्टर सी। बाद में मिस्टर एक्स ने मिस्टर सी को पे करने से मना कर दिया। क्या यह ट्रांजैक्शन वैलिड है? क्यों नहीं है? क्या मेन पॉइंट क्या है अपना? इलीगल है, राइट। और कुछ पॉइंट ध्यान में आ रहा है क्या अपन ने जो पढ़ा था अभी?
कौन से को विशिएट कर रहा है या कौन से एलिमेंट वो नहीं है, वो नहीं है। The problem asked in the question is based on section 10. This section says that all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object. Legality of object and consideration, and are not expressly declared to be void. Section 23 also states every agreement of which the object is unlawful is void. स्पेसिफिकली पढ़ा था अपन ने कोई भी जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेरेंस वगैरह करना, राइट? अकॉर्डिंगली वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट is that agreement entered must not be which law declares to be illegal or void. Illegal agreement is expressly or impliedly prohibited by law. A void agreement is the one without any legal effects. ये हो गई आपकी अगेन पूरी प्रोविजन। दूसरा है फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या है? अगेन ऊपर का ही कॉपी पेस्ट। द गिवन इंस्टेंस केस ऑफ इंटरफियरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस and results as opposed to public policy. This can also be as an agreement. This can also be called as an agreement in restraint of legal proceedings. This agreement restricts one's right to enforce his legal right. Such an agreement expressly declared to be void, and hence conclusion, Mr. C in the given case cannot recover the amount of 10 lakh promised by Mr. X because it is void agreement and cannot be enforced by law. Getting the at least format, कैसे कैसे आंसर लिखे जाते हैं, राइट? अभी अपन फोकस कर रहे हैं फॉर्मेट पे, आंसर कैसे लिखना है, राइट? आंसर का फॉर्मेट क्या है अभी? प्रोविजन, फैक्ट्स एंड एनालिसिस, कंक्लूजन, या मेनली उसको बोल सकते हैं अपन कंक्लूजन। अब जो अपन ने एग्जैक्टली देखे, लैंग्वेज देखा या आइडेंटिफिकेशन देखा, राइट? अभी तो सर हमको एकदम से ध्यान में नहीं आ रहा था सब, तो बेटा एक दिन में कुछ नहीं आएगा। अपने को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहली चीज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, राइट? ये अपन क्लास में करते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन। वो कॉन्सेप्ट अपने को पता है, बट वो कॉन्सेप्ट भी है और इस पे लग सकता है, ये याद आने के लिए मल्टीपल रिवीजन जरूरी है। जब तक अपन मल्टीपल रिवीजन नहीं करेंगे, अपने को वो कॉन्सेप्ट भी ऐसा लग सकता है, वो फटाक से प्रोसेस होकर के नहीं आएगा। एंड तीसरी चीज है, अपने को क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल क्वेश्चंस देखना पड़ेगा। आईसीएआई कैसा क्वेश्चन पूछ रही है, कैसे टाइप के लैंग्वेज में या कैसी लाइन में वो क्या बोलना चाहती है, ये अपने को एक इससे नहीं समझेगा, एक क्वेश्चन देख करके नहीं समझेगा। मल्टीपल क्वेश्चंस देखना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तब जाकर के अपनी वो थोड़ी लेवल आएगी। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको शुरुआत से ही एकदम से सब कुछ आ जाएगा। इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ 1 or 2 days, इट टेक्स सम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम। क्यों बोलते हैं सब लोग कि लॉ हार्ड है, क्यों टाइम लगता है? क्योंकि ये चीजें जो जरूरी है ना कंसिस्टेंटली, ये लोग करते नहीं, और फिर आखिरी में जाकर के समझ में आता कि अब 8, 10, 15 दिन में ये चीज हो नहीं सकती। जो ये चीज को शुरुआत से अच्छे से कर लेता है, उसके लिए आखिरी का टाइम ट्रस्ट मी बहुत इजी हो जाता है। कॉन्सेप्चुअल रिवीजन, सॉरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट रिवीजन और मल्टीपल क्वेश्चंस देखना ये आपको भी साथ में करना पड़ेगा। मल्टीपल क्वेश्चंस अपन नहीं देखेंगे तो अपने को आईसीएआई की स्कीम या क्वेश्चन कैसे आते हैं समझ में नहीं आएगा, आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करना है, ये समझ में नहीं आएगा। सो इसीलिए ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, राइट? ओके, अभी आते हैं दूसरे इस पे, डायरेक्ट या थियरी क्वेश्चंस।
ये तो आप पहले से ही हर एक सब्जेक्ट में लिखते आ रहे हो, 11th 12th वगैरह में। एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। कौन सा लें? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का चलो, सूट बाय थर्ड पार्टी। क्वेश्चन आपको आ सकता है, under the provisions of Indian Contract Act, consideration for an agreement may proceed from third party. The third party cannot sue on the contract. Only a person who is party to the contract can sue on it. Are there any exceptions to the same? याद है क्या पढ़ा हुआ? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सेप्शंस क्या है, या फिर व्हाट आर द केसेस वेयर थर्ड पार्टी कैन आल्सो sue in the contract? राइट, यस, वो सारे पॉइंट्स अपने को दिए हुए थे। नॉर्मली तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ही स्यू कर सकते हैं, बट कुछ कुछ केसेस अपने को दिए थे जहां पर थर्ड पार्टी भी स्यू कर सकती है, राइट। अब ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दे दिया जाएगा कि व्हाट आर द केसेस वेयर थर्ड पार्टी कैन स्यू। आपको क्या लिखना है? ये सातों पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। आपको स्पेसिफिकली अगर पूछा गया है कि राइट ओनली नेम या फिर राइट ओनली 3 और 4 केसेस वेयर थर्ड पार्टी कैन स्यू, अकॉर्डिंगली दैट मच पॉइंट्स वुड बी रिक्वायर्ड, बट अदरवाइज 6 या 7 मार्क के लिए पूछा गया है तो सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। अब इसमें कैसे लिखना है अपने को? इसमें कोई भी पॉइंट्स में सबसे पहली चीज जो आपकी आनी चाहिए, जरूरी है, वो है साइड हेडिंग्स। साइड हेडिंग्स ट्राई करिए कि जो मॉड्यूल में है वो ही अपनी आए, राइट। सर फिर अंदर का पूरा अपने मन से लिख सकते क्या? नहीं, पूरा अपने मन से नहीं लिख सकते। जैसा अभी तक अपन 11th 12th वगैरह में करते आए हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में करते आए हैं, ऐसा सीए में नहीं चलता है। आपका अंदर का कंटेंट क्या है, आप क्या लिख रहे हो, वो भी देखा जाता है, उसके बेसिस पर ही मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने यहां पर लिख दिया इन केस ऑफ ट्रस्ट, अंदर लिख दिया इन केस ऑफ असाइनमेंट का एक्सप्लेनेशन, तो आपको पूरा क्रॉस 0 ही मिलेगा उस पर। तो सबसे पहली चीज होगी साइड हेडिंग्स। दूसरी चीज, ये एक्सप्लेनेशन आपका आना है। अगेन, क्या एग्जैक्ट चाहिए क्या अपने को एक्सप्लेनेशन? नहीं, एग्जैक्ट नहीं चाहिए। ट्राई करो कि जितना अपन इसके पास जा पाए उतना ज्यादा बेटर रहेगा अपने आंसर के लिए, बट एटलीस्ट कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स है वो आपके आने चाहिए। कीवर्ड्स मतलब क्या? कीवर्ड्स मतलब वो चीजें जो उस पॉइंट को मेन मीनिंग देती है या एक्सप्लेन करती है। जैसे इन केस ऑफ ट्रस्ट, अ बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट, राइट। क्या आप एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन वो पॉइंट में कि ट्रस्ट के केस में थर्ड पार्टी कौन है? बेनिफिशियरी, जो कि एनफोर्स कर सकती है अपने राइट्स को। तो यहां पर ये जो थर्ड पार्टी, ये जो पॉइंट है, ये आपका हो गया कीवर्ड। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि हर एक इसमें कीवर्ड्स मार्क करते जाओ, राइट। जब आप रिवीजन करोगे, पहली रिवीजन ठीक है डिटेल में आप कर लोगे, जब दूसरी तीसरी चौथी रिवीजन करोगे उस टाइम पर अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि अपन पूरी मॉड्यूल गो थ्रू करें। अपने पास में आखिरी जब 1.5-2 दिन मिलते हैं उसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। उसमें आपके पास में सिर्फ इतना ही टाइम होता है कि आप बस पेजेस जो हैं क्विकली पलटते जाएं। और क्विकली पेजेस पलटने में आप सिर्फ इतना देखोगे कि ये आंसर में क्या लिखा है। इन केस ऑफ ट्रस्ट बेनिफिशियरी हाईलाइटेड पॉइंट है, ठीक है। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट यहां पर ये है, ठीक है, ये वाला ठीक है। बस इतनी देर में आपको एक पेज स्किप करना पड़ेगा, राइट। आएगी वो लेवल, आएगी एकदम से, अभी से नहीं आएगी, बट आखिरी में जाकर डायरेक्टली करोगे तो डायरेक्टली भी नहीं आएगी। इट विल टेक एफर्ट्स, धीरे 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 आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। 2-3 महीने में जो अपने पास में टाइम है, ट्रस्ट मी, सबका वो लेवल आ जाएगा अगर कंसिस्टेंटली सबने किया तो। अब यहां पर जो साइड हेडिंग्स है, उसको साइड हेडिंग्स को लर्न करने का कोई टेक्निक या कुछ फॉलो करता है क्या? एब्रीविएशंस, ओके, या निमोनिक्स जिसको अपन बोलते हैं, पता है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल
यहां पर अपन ने ले लिया ट्रस्ट का टी, नीचे फैमिली सेटलमेंट का एफ, टी एफ, यहां पर क्या है, इन केस ऑफ सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स का एम ले लिया, इन केस ऑफ असाइनमेंट का ए ले लिया, उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट या एस्टॉपल का अगेन ए ले लिया, देन कोवेनेंट का सी ले लिया एंड एजेंट का अगेन ए ले लिया। एजेंट का ए ले लिया। टी एफ एम ए सी, और ए भी है ना आखिरी में, कुछ बनता है क्या इसका? कैट, क्या बोला? कैट, फैट, कैट, ये कैट बनाए तो सी ए टी हो गया, और यहां पर बचा क्या? सी ए टी एम एफ, फैम या फिर माफ, माफ कैट, राइट? जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ऐसा जो है आप निमोनिक्स बना सकते हो अगर आपको पॉइंट्स लर्न नहीं रह रहे हैं तो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो शुरुआत के दो वर्ड्स होते हैं, किसी किसी को सिर्फ सिंगल लेटर से ध्यान में नहीं आता, शुरुआत के दो वर्ड ले लिए, ट्रस्ट का टी आर, उसके बाद में फैमिली का एफ ए, टी आर एफ ए, एजेंट का ए जी या एजेंट पूरा ले लिया, मैरिज का एम ए ले लिया, राइट? ऐसे जो है साइड छोटे छोटे लेकर के आप इससे सेंटेंस बना सकते हो। तरफामा को बोलो कि एजेंट से ऐसा करके आए, कुछ तो भी ऐसा आप बना नेमोनिक्स जो आप चाहो, राइट? इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द थिंग्स। बट आंसर अपने को जो लिखना है वो यहां पर साइड हेडिंग्स अपनी आनी चाहिए, और अपना जो है कीवर्ड्स भी उसके अंदर के आने चाहिए। लैंग्वेज अपन ट्राई करेंगे कि जितनी इनके पास में अपन जा सके उतनी ही पास में जाएंगे, सो दैट अपना लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा। नाउ एक और चीज, आप जब लिखते हो पहले तो पढ़ते टाइम पर आपने हाईलाइट करना है कीवर्ड्स। दूसरी चीज, जब आप आंसर लिखोगे तो आपको आंसर लिखते टाइम पर एक और चीज करनी है, you have to underline the keywords। जो चेकर होता है ना आपका आईसीआई का, उसके पास में एक पेपर नहीं रहता, उसके पास में बहुत सारे पेपर रहते हैं, एटलीस्ट 50 60 70 कुछ तो भी, राइट? उसके पास में इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक जने का हर एक आंसर हर एक लाइन पढ़े। आपको हाउ इट हैपेंस प्रैक्टिकली, पेपर वो आपका शुरुआत के एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा वो एक मन बना लेते हैं अपना कि हाँ इन्होंने कैसा कैसा लिखा होगा या फिर ये स्टूडेंट की कैपेसिटी कैसी है, और अकॉर्डिंगली आगे के आपके मार्क्स पढ़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हवा में आगे के मार्क्स दे दिए, पढ़ते हैं बट इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। यहां पर अपने को बताना पड़ेगा कि भाई देखो मेरे आंसर में ये की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये की पॉइंट्स आए हैं। कैसे बताएंगे अपन? अंडरलाइन करके। साइड हेडिंग्स हर कोई लिख रहा है, कंटेंट हर कोई लिख रहा है, बट मैंने कुछ तो भी रिलेवेंट लिखा है, बाकी लोगों से बेटर लिखा है, ये अपने को कैसे बताना पड़ेगा? बाय अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स। अंडरलाइन करना केस लॉ में बोलो चाहे डायरेक्ट क्वेश्चंस में बोलो, अंडरलाइन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज, सेक्शन नंबर और केस लॉ रेफरेंस क्या लिखना चाहिए क्या सर? देखो, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग फाउंडेशन लेवल पर खुद फाउंडेशन लेवल पर खुद आईसीआई ने बोला है
कि फाउंडेशन लेवल पर देयर इज नो नेसेसिटी टू राइट द सेक्शन नंबर और केस लॉ रेफरेंस एट ऑल। आपने सेक्शन नंबर लिखा, इट डजेंट मैटर मच, आपने कोट किया नहीं किया, इट डजेंट मैटर मच। अगर आपको याद है केस लॉ, या फिर केस लॉ तो ज्यादा जनरली कोर्ट वाले क्वेश्चंस आते नहीं है, बट अगर सेक्शन नंबर आपको याद है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको याद नहीं है तो गलत सेक्शन नंबर या गलत केस लॉ बिल्कुल कोट नहीं करना। आपने पूरा आंसर सही लिखा और शुरुआत में सेक्शन नंबर गलत लिख दिया, हो सकता है कि आईसीआई उसके लिए पूरा 0 भी आपको दे दे, राइट? दे कैन डू दैट। अगर आपको याद है बिल्कुल लिखो, बहुत अच्छी बात है, उससे अपना इंप्रेशन बढ़ता ही है, कम नहीं होता, थोड़ा सा एक्स फैक्टर आता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको लिखना ही पड़ेगा। इट्स एज पर योर कंफर्ट, आप जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो। उसके अलावा ये पॉइंट भी किया अपन ने कवर, सीक्वेंस आंसर लिखते टाइम पर, ये वैसे बाद में का पॉइंट है अपना, एक बार अपन आ जाए, बट फिर भी एक बार बता देता हूं अभी। सीक्वेंस आपका जो होना चाहिए पेपर में, राइट योर बेस्ट आंसर्स फर्स्ट, जो अपने को आते हैं, बहुत बेसिक चीज है, बचपन से फॉलो करते आते हैं अपन, यहां पर भी वही चीज फॉलो करना है। एक और चीज, आपका जो पेपर का पैटर्न होता है वो कैसा होता है? क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 1 इज जनरली कंपलसरी और बाकी 5 में से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके, हर एक क्वेश्चन में देयर आर सब क्वेश्चंस, ए बी सी, या बी का भी फर्दर 1 2 ऐसा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द पेपर हो सकता है। तो यहां पर आपने क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिखा, 5 बाद में लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, कंप्लीटली फाइन, जैसे आप चाहो लिख सकते हो। बट ट्राई करो कि जो सब क्वेश्चंस है, जो अंदर के क्वेश्चंस जो है वो साथ में एक ही जगह पर आपको लिखने हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 चालू किया तो उसका ए B1 B2 C सारे एक सीक्वेंस में जो है वो लिख दो। इसमें इंटरनली भी आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, सी लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर बी लिख दिया, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट मेन पर्पज इज कि जो सब अंदर के जो सब क्वेश्चन है अंदर के, वो आपके एक ही जगह पर आने चाहिए, राइट? दिस इज द मेन थिंग। नया क्वेश्चन नए पेज पर चालू करना है। आपकी जो आंसर शीट है यहां पर है क्या? कुछ तो भी ऐसी दिखती है, कैमरे में दिख रहा है क्या? कुछ तो भी ऐसी दिखती है अंदर से। यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको भरनी होती है अंदर से, नॉर्मल पेज जैसा अपना रहता है वैसा रहता है। अब यहां पर एक चीज जो आपने इंश्योर करना है कि क्वेश्चन नंबर लिखते टाइम पर मेक श्योर कि आप क्वेश्चन रेफरेंस नंबर यहां पर सेंटर में क्लियरली विजिबल इसमें लिख दो। साइड में भी लिख सकते हो, साइड में भी लिख दो, प्लस यहां पर भी लिख दो। बहुत बार होता है अपना कि वो पेपर ऐसा यहां पर अपन टाई करते हैं तो ये साइड का छुप जाता है। क्वेश्चन नंबर सेंटर में साथ में लिखा हुआ बेटर है। क्वेश्चन रेफरेंस नंबर अच्छे से क्लियरली कोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नहीं दिखा अगर एग्जामिनर को, चेकर को, तो आपका वो आंसर चेक नहीं होगा, उसमें 0 मिलेगा, राइट? उसके बाद में स्पेसिंग वगैरह थोड़ा प्रॉपर रखो। हैंडराइटिंग वैसे तो मैंने जितने लोगों की देखी इट्स रीडेबल, मतलब जो होने चाहिए, थोड़ा बहुत और काम आप कर सकते हो,
बट ऐसी नहीं है किसी की भी हैंडराइटिंग कि नहीं रीड करी जा सकती है, अगर है तो उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने का ट्राई करो। स्पीड, स्पीड शुरुआत से बनाए रखो, क्योंकि लॉ के पेपर में बहुत बार स्पीड नहीं पुरती है या फिर टाइम नहीं पुरता है, तो स्पीड जब भी आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो आपको स्पीड बनाए रखना जरूरी है, या फिर स्पीड पर भी फोकस करना जरूरी है। अभी लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा उसके पहले एक और चीज, प्रेजेंटेशन की अपन बात कर रहे थे, तो आपने कोई पॉइंट लिख दिया, अभी अगर वो आपका गलत हो गया या आपको उसको स्क्रैच करना हो तो कैसे करोगे? बहुत लोगों की आदत होती है, राइट, ऐसा मत करो पेपर में। आपका कोई पॉइंट गलत हो गया लिखते लिखते, सिंपल एक ऐसी स्क्रैच मार दो दूर से देखने के लिए, मतलब प्रेजेंटेशन वाइज बता रहा हूं, दूर से देखने वाले को यह समझ में ना आए कि भाई इसमें स्क्रैच है, जस्ट टू इंप्रूव द प्रेजेंटेशन, राइट। ऐसा नहीं है कि ऐसा कर दिया तो आपके मार्क्स कटेंगे वगैरह, बट वो प्रेजेंटेशन थोड़ा खराब हो जाता है उसमें, राइट। नाउ राइट टू द पॉइंट आंसर, जबरदस्ती के अननेसेसरी पॉइंट्स अपने को आंसर में इंक्लूड नहीं करने हैं। अपनी अननेसेसरी लेंथ बढ़ाने के लिए अपने को ऐसा नहीं करना है कि जबरदस्ती इलोंगेट करें आंसर को, पहले अपन करते थे, दैट इज फाइन। अभी सीए में ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है, ऐसा अगर करोगे तो मार्क्स ज्यादा मिलने के बजाय उल्टा कम मिलेंगे। जो आंसर रिक्वायर्ड है, आईसीआई जनरली लेंथ क्वेश्चन वैसे ही डिटरमाइन करती है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन में कम ज्यादा होता है, जस्ट राइट टू द पॉइंट आंसर, राइट। अभी आप जब प्रैक्टिस करते हो, पढ़ते हो घर पे क्वेश्चन आंसर्स की, क्वेश्चन बैंक की, कैसे करते हो बताओ भला, क्या प्रोसेस क्या होती है? अपन मेन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। लिखना हर कोई करता है क्या? यही है सबसे मेन प्रॉब्लम। यही है सबसे मेन चीज जो आपको पास या फेल करवा सकती है। अपन पढ़ लेते हैं आंसर, अपने को लगता है समझ में आ रहा है, यहां पर आ गया, बट यहां से पूरा घूमकर यहां तक आने के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है। लॉ या और भी कोई थियरी सब्जेक्ट, देखो प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस अपन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की कर लेते हैं, बट जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें अपन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, और आखिर में जाकर के डायरेक्ट वो राइटिंग प्रैक्टिस पेपर में होती, और उसका अंजाम फिर क्या होता आप सबको मालूम है। राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी मस्ट। अगर आप 10 क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 6-7 आपको लिख करके देखने हैं। क्वेश्चन बैंक जो है आपकी इतनी बड़ी, इतने सारे क्वेश्चंस की यूज कैसे करना है अब समझो। आपने पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के बाद में आंसर क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है जो आपको याद आ रहा है प्रोविजंस के बेसिस पर, वो आपने आंसर लिखना है। वो लिखने के बाद में क्वेश्चन बैंक से आंसर को देखना है, और फिर इसको कंपेयर करना है कि हां इसमें क्या गलत हुआ है क्या नहीं हुआ है, और फिर अगर बहुत ज्यादा गलत है तो साइड में वापस से एक बार आंसर को लिखना है। सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, और काम क्या है बेटा आपको 3-4 महीने, यही तो है ना, राइट। राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी 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 मस्ट इन लॉ। आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी लैंग्वेज इंप्रूव नहीं होगी, और 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में नहीं होगा ये। आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, आपको बार 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 ये चीजें कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी, तभी अपनी वो लेवल, वो आंसर की जो लेवल है वो अपन चाह रहे हैं वो आ पाएगा। टाइम निकालना पड़ेगा, थोड़ी बहुत चीजें दूसरे कट ऑफ करने पड़ेंगे, स्टडी का टाइम बढ़ाना पड़ेगा, सिर्फ फाउंडेशन में नहीं, धीरे धीरे जैसे लेवल बढ़ते जाएगी लेवल ऑफ सैक्रिफाइसेस भी बढ़ाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। मैं शुगर कोट नहीं करूंगा अभी, डायरेक्टली आपको जो है सही बोल रहा हूं, बट
इसके अगेंस्ट जो अपने को रिवॉर्ड मिलता है ना, ट्रस्ट मी यू गाइज विल लव इट, ठीक है, यू गाइज विल लिटरली लव इट। तो थोड़ा सा अपनी हैबिट्स जो है स्टडी के तरफ ट्राई करो कि अपन इंक्लाइन हो जाए, अभी जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो करने लगे और कंसिस्टेंटली करने लगे। ओके समझा, एक आइडिया है कैसे क्या आंसर लिखना है, कैसे क्या चीजें करनी है। अब आपके अगर कुछ डाउट हो तो फोरम इज ओपन, कोई स्पेसिफिक चीज या कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क। क्या रिवीजन, अगेन एक बार में पढ़ करके याद नहीं रहेगा, आपको मल्टीपल मल्टीपल कम से कम 4 से 5 रिवीजन करनी पड़ेगी, तब अपनी वो लेवल आएगी कि हाँ फट से अपने को सब चीजें आ रही है आंसर में ध्यान में। रिवीजन आप जितने बार करोगे उससे वो कीवर्ड जो ध्यान में रहते हैं ना वो बढ़ जाता है, रिटेंशन बढ़ जाता है और वो राइटिंग में भी आ जाएगा। हाईलाइट कर रहे हो आप, हाईलाइट करो, रिवाइज थोड़ा उसको और करो, उससे जो है वो इंप्रूव डेफिनेटली होगा। मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस, मल्टीपल टाइम रिवीजन, सिर्फ फाउंडेशन में नहीं पूरे सीए में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अभी एक सीए लेवल, इंटर के लेवल पर एक रैंकर था, वो जीएमसीएस का स्टूडेंट था, तो उससे बात कर रहा था मैं, ही गॉट समवेयर अराउंड, एक सब्जेक्ट होता है ऑडिट, इसमें आई थिंक 80 प्लस कुछ तो भी उसको मार्क्स आए थे। नॉर्मली मतलब मेजॉरिटी जो जनता है वो 40 लाने के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, कुछ तो भी। कितने बार रिवीजन की होगी उसने, ही सेड कि कम से कम मैंने अगर फुल फ्लेज देखें कम से कम 11 to 12 टाइम्स उसने रिवीजन की थी, तब जाकर के वो AIR ऑल इंडिया रैंक का लेवल आया था। तो रिवीजन आप जितनी ज्यादा करोगे, जितने मल्टीपल टाइम्स करोगे, उतना ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट होता जाएगा। यहां पर देखो यार, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो है ही सीए में, पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपका हार्ड वर्क ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, राइट? आप टैलेंटेड हो बहुत अच्छी बात है, बट साथ में यू नीड टू बी अ हार्ड वर्कर, बिकॉज हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। आपको ये दोनों चीजें करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी, बट इसका जो रिवॉर्ड मिलेगा वो भी बहुत बड़ा मिलेगा। या तो मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर लो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लो, या फिर अल्टीमेटली ऑप्शन रह जाता है मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट दे दो। कोई चाहता है क्या वो देना? नहीं ऑब्वियसली, इसीलिए मल्टीपल टाइम्स अपने को यहां से सब चीजें करनी पड़ेगी। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत? चल अगले टेस्ट में क्या आउट ऑफ क्या फिर सबको? हाँ एक और चीज, लॉ के पेपर में ऑलवेज एम कि आपका 100 मार्क्स का पेपर, दैट इज जितने भी मार्क्स का आपका रहे, अल्टीमेट पेपर तो 100 मार्क्स का ही रहने वाला है, 100 मार्क्स का अपना पूरा पेपर होना चाहिए। जो अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स मैथ्स तो बोलना पूरा एमसीक्यू ही है, अकाउंट्स में भी या बाकी जो आप आगे के लेवल्स पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जाओगे वहां पर अगर आपका आंसर सही है तो आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं, 7 आउट ऑफ 7, 5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 4। बट लॉ, ऑडिट जब आप आगे जाओगे, ऑडिट अभी अपन बात करते हैं लॉ की ही, लॉ या फिर ऐसे थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपने आंसर बहुत ज्यादा बेस्ट भी लिख दिया ना, तो देयर आर चांसेस कि आपको 5 में से 4.5 मिल जाएंगे। ओके, 4, 4.5, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 से 4 के बीच में नॉर्मल एक एवरेज में आंसर को मिलता है मार्क्स, अगर आपने आंसर सही सही अच्छे से लिखा है तो, राइट? इसीलिए अगर आपने 60 मार्क्स का ही लिखा, 60 मार्क्स का 60% कितना हो जाता?
60% इंटू 60%, 60 इंटू 60%, 36 मार्क्स। 36 में पास होंगे क्या अपन? सबसे मेन चीज आपने 100 मार्क्स का कवर करना ही करना है, ठीक। और जो क्वेश्चन की मार्किंग, ये अगेन कोई एक ऐसा रूल नहीं है, बट जनरली जो अभी तक आ रहे हैं क्वेश्चंस, आईसीआई का स्कीम जो है वो ऐसा होता है 7 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन, या 5 मार्क्स या 4 मार्क्स या 3 मार्क्स या 2 मार्क्स। इससे ऊपर ज्यादा मतलब कम ज्यादा नहीं आता है, जो आता है इन्हीं में आता है। इसमें से भी पहले जो है मेन ये ज्यादा आते थे, अभी भी ये आते हैं ज्यादा, 7 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं। बीच में एक अटेम्प्ट था थोड़ा लेंदी, वहां पर बहुत ज्यादा पेपर था, वहां पर 5, 4, 3 वगैरह ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। ऐसा कोई स्टैंडर्ड या एग्जैक्ट सेट पैटर्न नहीं है, कभी कभी पेपर शॉर्ट भी हो सकता है, कभी कभी लेंदी भी हो सकता है, राइट। सो ट्राई करो जहां पर भी ऐसा 7 मार्क, अगेन ये कोई ऐसा रूल नहीं है, बट जस्ट एक पॉइंट की जहां पर भी 7 पॉइंट या 6 पॉइंट या 5 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसा दिखे ना, उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं कि वो एग्जाम में आए, राइट। गेटिंग द पॉइंट? परफेक्ट। चलिए, इतना ज्ञान बस है आई थिंक अभी के लिए, रुकते हैं यहां पर। थैंक यू सो मच।